आज की जो हमने कार्यशाला आज आयोजित की है, सभी लोग विदित हैं कि जनपद संत कबीर नगर में लगभग प्रत्येक थाने पर बृहद निर्माण कार्य चल रहे हैं, चाहे वो आवासीय हो या अनावासीय हो। और कहीं ना कहीं जब ऐसे बृहद कार्य चलते हैं तो उसका जरूरी होता है कि पर्यवेक्षण भी एक अधिकारी के द्वारा किया जाता है। और क्योंकि थानों पे जो हमारे एसएचओ हैं, जो हमारे सेकंड अफसर हैं और जो डाउन द लाइन कांस्टेबल तक जो हमारी कहीं ना कहीं टेक्निकल जानकारी का अभाव रहता है, जिसकी वजह से जो गुणवत्ता और जिस तरीके से पर्यवेक्षण करना चाहिए उस तरीके से पर्यवेक्षण नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं इसमें जो कार्यदायी संस्था है जो कहीं ना कहीं इसका लाभ भी उठाती है और जो क्वालिटी ऑफ वर्क हमें मिल नहीं पाता है। तो आज हमने हमारे पीडब्ल्यूडी के जो एक्सीएम साहब हैं, हमने इनको इनवाइट किया है क्योंकि ये सिविल के एक्सपर्ट हैं। कई चीज़ें हम बताएंगे, जहाँ पे हम कहीं चूक हो जाएंगे तो हमारे एक्सीएम साहब हैं उसको करेक्ट करेंगे। मैं सिविल का इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन सिविल में लगभग मैंने 7 साल मैंने काम किया है, तो काम करने के हिसाब से थोड़ी बहुत नॉलेज मैंने गेन की है, तो मैं आपके साथ साझा करूंगा और हमारे एक्सीएम साहब उसको एड ऑन करते जाएंगे। तो बेसिकली बहुत टेक्निकल चीज़ मैंने आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ उतनी ही चीज़ बताऊंगा जितनी आपके काम की होगी और जिससे आप आपके यहाँ जो बृहद निर्माण कार्य जो चल रहा है वो आप उसको उसकी क्वालिटी आप कैसे इंश्योर करेंगे और कैसे ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी वहाँ पे कार्य हो रहा है वो अगर उसकी लाइफ अगर 50 साल है तो आप इंश्योर करें कि आप 50 साल की लाइफ के लिए जो गुणवत्ता होनी चाहिए वो मेंटेन हो सकता है। क्योंकि पुलिस एक ऐसा विभाग है, आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो संसाधन है बहुत ही लिमिटेड संसाधन में हम काम करते हैं और उसी लिमिटेड संसाधन में जो हमारे बृहद कार्य हैं जिसमें आवासीय और अनावासीय जो हमारे भवन बनते हैं, ये एक ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म मतलब आपके अगले 50 साल 60 साल 100 साल तक आपके साथ रहने वाले हैं। हम लोग अमूमन देखते हैं ब्रिटिश काल के जो हमारे भवन रहते हैं वो 100 साल 150 साल तक चलते रहते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं आती। लेकिन कई बार हम अपने ही विभाग के देखते हैं कि 15 साल 20 साल पुराना अगर कोई भवन है तो उसमें प्लास्टर उसका उखड़ना स्टार्ट हो गया, उसमें दीवार में सिलन आनी स्टार्ट हो गई, उसका छत टपकने लगा, तमाम उसमें प्लम्बिंग में प्रॉब्लम आ गई, तमाम इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आ गई। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि जो हम आज एसेट बना रहे हैं, क्योंकि ये एसेट अगले 100 साल तक हमारे साथ वो तभी संभव है जब हम इंश्योर करें कि जब बन रहा है एसेट वो उस क्वालिटी का बने जो कि मानक हमने हमारा जो सिविल विभाग ने जो मानक डिसाइड कर रखा है। और अगर उस मानक पे हम उस काम को अगर करा ले जाते हैं जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में ऑलरेडी मेंशन रहता है, चाहे वो टर्म्स एंड कंडीशन के रूप में मेंशन हो, चाहे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के रूप में मेंशन हो, चाहे जो कॉन्ट्रैक्ट की लायबिलिटी है उसके रूप में मेंशन हो, तो बहुत बिना बिना कोई इसमें ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें अननेसेसरी डालते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। बस इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं मैं वही बताऊंगा और इसमें बेसिक चीज़ एक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है जो ड्राइंग्स होती है। जो अमूमन आप लोग देखते हैं कि जब भी कॉन्ट्रैक्टर काम करता है किसी साइट पे तो उसके पास एक ड्राइंग होती है। उस ड्राइंग में तमाम ड्राइंग होती हैं, उसमें पूरी बिल्डिंग का फ्रंट व्यू, बैक व्यू, रियर व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, तमाम तरीके से उसकी व्यू होती है। उसके बाद उसके अंदर कैसे उसका एक लेआउट प्लान है, लेआउट प्लान रहता है। लेआउट प्लान के बाद उसकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग होती है। स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अंदर भी फिर आप जब जाएंगे तो आप उसमें पूरा स्पेसिफिकेशन मेंशन होता है कि कहाँ पे किस टाइप का कॉलम खड़ा होगा, C1 C2 C3 C4 C5 तमाम उसमें तरीके से मेंशन होते हैं। और कहीं ना कहीं हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये ड्राइंग समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो उस चीज़ को मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी साइट पे जा रहे हैं तो चीज़ें वहाँ देखनी है और उसके बाद कैसे अगर हमारे पास हमने उससे ड्राइंग मांगा तो बेसिक चीज़ें कैसे उस ड्राइंग से हमें समझनी है।
तो बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा, बस थोड़ा सा आपका अटेंशन चाहिए होगा। हार्डली हाफ एन आवर का ये क्लास होगा, आपकी अटेंशन की बहुत ज़रूरत है। पहले मैं एक बार बेसिक्स बता दूं, उसके बाद आपको एक बार बताऊंगा कि अगर किसी भी, स्पेशली हमारे जियोस के लिए, कि स्पेशली जब आप किसी साइट पे जाएं तो कैसे आप उसको उसका परीक्षण करेंगे। ये अभी जो हमने बताया, हमारे कुल जनपद में 133 निर्माण कार्य चल रहे हैं, आवासीय गैर आवासीय, जो वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी बताई हैं। रिपीटिशन करने का कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं सीधा, ये मैंने अभी जो हमारा थाना बिलहर कला है, थाना बिलहर कला में एक जो निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें थाने का प्रशासनिक भवन और आवासीय भवन का निर्माण चल रहा है। तो उसी के कॉन्ट्रैक्ट से मैंने कुछ चीज़ें निकाली हैं, बस ये दिखाने के लिए कि देखिए क्या क्या चीज़ें मेंशन रहती हैं। अब जैसे ये जो हम पहला इसका एक पन्ना देख रहे हैं, इसमें लिखा है कि सजेस्टिव लिस्ट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट एट साइट। मतलब ये एक लिस्ट है जो कि जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो क्या क्या चीज़ें अपने साइट पर रखेगा। इंग्लिश में हो सकता है थोड़ा आपको परेशानी हो। जैसे इसमें लिखा है एस्कावेटर रहेगा, उसके बाद फिर टावर क्रेन रहेगा, फिर उसके बाद कंक्रीट का जो काम करना है, कंक्रीट के काम करने के लिए क्या क्या चीज़ें रहेंगी। फुल्ली ऑटोमेटिक बैचिंग प्लांट ऑफ सफिशिएंट कैपेसिटी एज पर डायरेक्शन ऑफ इंजीनियर इंचार्ज। ये इंजीनियर इंचार्ज कौन होता है? मतलब ये कार्यदायी संस्था से है। ओके, तो आप ये बेसिकली हमारी जो कार्यदायी संस्था है, उसका जो इंजीनियर इंचार्ज होगा वो डिसाइड करेगा ये किस तरीके की बैचिंग प्लांट होगी। बैचिंग प्लांट जनरली होता क्या है कि जैसे कोई बड़ा काम होता है तो आप देखते हैं कि छोटे काम में तो हम वहीं पे मजदूर लगा के अपना सीमेंट, रेती, मोरम वोरम सब मिक्स करके बना लेते हैं। लेकिन बड़े काम में संभव नहीं है, क्योंकि जब एक बार उसमें जैसे छत वत की ढलाई होती है तो वो नॉन स्टॉप एक प्रोसेस होता है, आप उसमें बीच बीच में रोक नहीं सकते। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको एक रेडी मिक्स पूरा, या तो आप रेडी मिक्स कंक्रीट आप मंगाते हैं साइड से, या फिर कई बार क्या होता है जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो वहीं पे हम प्लांट इंस्टॉल कर लेते हैं। तो बताइए, वहीं पे जैसे बहुत बड़ा अगर काम है कि आपको लग रहा है कि भाई बहुत इसमें हम मंगाने में खर्चा हमारा ज़्यादा होगा, इससे अच्छा हम प्लांट ही लगा लें, तो वहाँ पे प्लांट हम लगाते हैं। वहीं पे सीमेंट, उसमें एक कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जिसमें वो आप मानक डाल देंगे कि इस टाइप का हमें स्ट्रेंथ का चाहिए, M10, M20, M30, वो मैं अभी बताऊंगा क्या है ये। तो ऑटोमेटिकली वो बता देगा कि भाई आपको इतना मोली सीमेंट, इतना मोरंग, इतना आपको गिट्टी सब डलना है। ऑटोमेटिकली वो उसमें डलता जाएगा और आपको रेडी मिक्स एक स्लरी बना के वो दे देगा, जो कि आप फटाफट वहाँ पे डाल देंगे। तो दो टाइप का है, या तो आप कहीं से बाहर से किसी एजेंसी से आप रेडी मिक्स कंक्रीट मंगवा लें, या फिर आप वहीं पे साइट पे ही ये बनवा लें। तो इसमें जो मेंशन किया है कि फुल्ली ऑटोमेटिक बैचिंग प्लांट ऑफ सफिशिएंट कैपेसिटी, फिर ट्रक माउंटेड कंक्रीट बूम पंप, जिससे वो पूरा स्लरी ऊपर पहुंचाना है 2 तल्ले पे, 3 तल्ले पे, तो उसके लिए ये सब चीज़ें ज़रूरत होती है। ये बेसिकली एक पूरा मेंशन होता है कि क्या चीज़ें हमें वहाँ पे साइट पे चाहिए। तो ये जो आपके पास जो सामने सूची दिख रही है, मेरे ख्याल से सबको पढ़ने में आ रहा है, दिख रहा है सबको ना? बेसिकली वही चीज़ें हैं। अब जैसे इसमें आगे और है कंक्रीट ट्रांजिट मिक्सर, कंक्रीट मिक्सर, इलेक्ट्रिकल, डीजल का है, पेट्रोल का है, नीडल वाइब्रेटर। वाइब्रेटर मतलब जैसे आपका कंक्रीट आप जब पोर करते हैं उसमें, तो अगर आप वाइब्रेटर नहीं लगाएंगे तो उसमें होता क्या है कि कहीं कहीं कंक्रीट पहुंचेगा, कहीं कहीं कंक्रीट नहीं पहुंचेगा। तो वहीं पे कई बार इसमें हनी कम डिफेक्ट डिफेक्ट दिखते हैं, मतलब मधुमक्खी के छत्ते जैसे आपको दिखेंगे कि कहीं कहीं पे गैप बन गया है। तो अगर आपने वाइब्रेटर अच्छे से यूज़ किया है, स्लरी अच्छे से आपने बनाई है, तो वो डिफेक्ट्स नहीं आएंगे इसमें। फिर इक्विपमेंट फॉर बिल्डिंग वर्क में है बार बेंडिंग मशीन, बार कटिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, बिल्डिंग मशीन तमाम। फिर क्यूब टेस्टिंग मशीन, क्यूब टेस्टिंग मशीन भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसमें कभी भी जब हम सिविल का काम करते हैं, जो बड़ा काम होता है, तो उस काम को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं कि एक क्यूब हम बनाते हैं। वो क्यूब इसलिए बनाते हैं कि अगर कल को कोई अगर इस पे प्रश्न उठाए कि भाई जो आपने बनाया है, ये जो बिल्डिंग बनाया है, इसमें जो कंक्रीट बना है उस डिज़ाइन का या उस मानक का नहीं बना है, तो वो क्यूब हम बनाते हैं
उस क्यूब को हम भेजते हैं लैब में और उसकी टेस्टिंग होती है, बाकायदे तमाम तरीके की उसमें टेस्टिंग होती है और उस टेस्टिंग से उसकी स्ट्रेंथ हम मालूम करते हैं। अमूमन किसी भी हम साइट पे जाएंगे तो कभी भी हम ये मैंने तो नहीं देखा है कि कहीं पे कोई क्यूब बना के रखा हो या फिर उसको टेस्टिंग के लिए कहीं भेजा हो। तो ये ज़रूरी है कि हम उससे ठेकेदार से पूछे कि भाई तुम ये जो काम कर रहे हो इसमें क्यूब बना है कि नहीं बना है। क्यूब मतलब क्यूब होता है एक आपको जैसे हम हमारा जो क्या कहते हैं, आपने एक लूडो की जो गोटी देखी होगी वैसे ही छः छः टाइप में एकदम इक्वली स्क्वायर हर टाइप हर उसके जो कोने होंगे बराबर साइड के होते हैं और एक कितने तीन क्यूब बनते हैं, तीन। उसमें माना क्या रहता है क्यूब बनाने का, मटेरियल भी देखना है कि मटेरियल जो लग रहा है वहाँ पर सही लगा रहा है। तो वो क्यूब में अगर वही मटेरियल डालेगा जो कि वो अपने निर्माण में डाल रहा है तो एग्जैक्ट स्ट्रेंथ हमें मालूम चलेगी कि उसने सही स्ट्रेंथ का निर्माण किया है कि नहीं किया। सिमिलरली ऐसे ही आगे चीजें हैं, मतलब ये बस एक आपके लिए एक सैंपल के लिए मैं दे रहा हूँ कि ये जब हम हमको मालूम करना हो कि भाई इसको साइड पे क्या क्या चीजें रखनी है तो आप उससे बोलो कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें हैं वो मोटी वाली किताब मुझे दिखाओ, वो दिखाएगा और आप कहेंगे कि भाई ये चीजें होनी चाहिए और यहाँ पे ये चीजें नहीं। तो ये इंश्योर कराने के लिए ये सेम चीज़ है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट वो क्यूब की हम बात कर रहे थे जो ऑलरेडी आपको एक्सेल साहब ने बताया है। अब ये पार्ट 2 है, इसमें इसको भी बस मैंने सैम्पल बेसिस के लिए डाला है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगा, बहुत टेक्निकल है ये। स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें जनरली कॉन्ट्रैक्ट की दो शर्तें होती है, एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें होती है और स्पेशल कंडीशन होती है कॉन्ट्रैक्ट की। जीसीसी क्या होता है, जो जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है उसको जीसीसी भी कहते हैं। वो हर कॉन्ट्रैक्ट में आपको सेम मिलेगा, मतलब सिविल के ऑलमोस्ट हर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे जीसीसी आपको सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। जो स्पेशल क्लॉज होते हैं वो काम के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कोई रेलवे का प्रोजेक्ट है तो उसमें कुछ स्पेशल क्लॉज होंगे कि उनका मानक कुछ और होगा। कोई सेतु बनना है तो सेतु में हो सकता है कुछ स्पेशल उसमें क्राइटेरिया वो उनकी डिमांड हो, भाई इस तरीके के ये मानक क्या हमें बनने चाहिए, तो उसमें स्पेशल क्लॉज होती है। तो ये स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है। अगर आपको इसमें देखना हो कि भाई स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस कॉन्ट्रैक्ट में इसको क्या क्या चीज़ें देखनी है तो आप इस पेज को जब आप खोलेंगे तो इससे मालूम चल जाएगा। अब आते हैं, ये देखिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसको हम हमेशा इग्नोर करते हैं। ये है, तो ध्यान से पढ़िए आप लोग, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड मेक फॉर बिल्डिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क एंड सैनिटरी वर्क। इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए साइट पे अगर उसको कॉलम बनाना है, कॉलम बनाने के लिए सीमेंट चाहिए, रेती चाहिए और गिट्टी चाहिए और सरिया चाहिए। अब रेती और जो गिट्टी है इसके लिए मेंशन रहता है कि भाई कौन सी क्वारी से वो सामान ये लेके आएगा, कहाँ से वो मेंशन रहता है, वो वहीं से वो ले आते हैं, वहीं से रॉयल्टी उनकी कटती है, बकायदे रॉयल्टी की रसीद भी वो सबमिट करते हैं जब इनका भुगतान होता है। क्यों? और जो हमारा सरिया है वो जो सीमेंट है, अब देखिए अब मैं गया था बेलर कला साइड पे गया था, मैं बेलर कला साइड पे मैं गया तो वहाँ पे जो सरिया वहाँ पे मैंने देखा, कोई अंकुर करके कोई कंपनी है उसका सरिया लगा रखा था। अब मैंने उससे बोला भाई तुम अपना टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दिखाओ मुझे कि तुम्हें कौन से सरिया अप्रूव्ड है जो तुम लगा सकते हो। तो आप इसमें देखिए सबसे पहला जो टीएमटी बार्स है दिख रहा है, FE 500D दिख रहा है सबसे ऊपर, ये इसमें लिखा है सेल है, टाटा स्टील है, RINL है, प्रीमायर है, गैलेंट है, RHL है, KBS है, राठी है, राणा है, कामधेनु है, अंबार। तो यहाँ अपने इस गोरखपुर जोन में मैक्सिमम जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं आप देखेंगे कि गैलेंट का सरिया ये लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि गैलेंट की यहाँ पे फैक्ट्री है। इनको ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो मेरे ख्याल से इसमें इनकी बचत होती है, तो गैलेंट के ये लोग यूज़ करते हैं। लेकिन कई बार जब हम पर्यवेक्षण नहीं करते, हम छोड़ देते हैं कॉन्ट्रैक्टर के भरोसे कि भाई तुम बना रहे हो, हमें विश्वास से बना रहे हो, अच्छा बना रहे हो, तब वो क्या करेगा कि जो सबसे सस्ती क्वालिटी का उसको सरिया मिलेगा, जो कि मार्केट में जो सबसे सस्ता मिलेगा
वो उस सरिये से निर्माण करना स्टार्ट कर देगा। अब जब एक बार वो सरिया कास्ट हो जाएगा, मतलब एक बार जब आपका वो पूरा कॉलम बन जाएगा तो सरिया तो आप देख नहीं पाएंगे, सरिया तो छुप गया उसके अंदर। तो अब हमारे हाथ में कुछ है नहीं कि हम उसको चेक कर पाए कि भाई इसमें सीमेंट कौन सा डाला। आप देखिए इसमें सीमेंट, अगला नंबर सीमेंट है, इसमें पीपीसी है, ओपीसी है। अभी एक्सचेंज आप थोड़ा इसमें एक्सप्लेन भी कर देंगे दोनों में अंतर क्या होता है। अब इसमें सीमेंट में हम देखिए कि इसमें इसमें भी मेंशन सीमेंट यूज करेगा। सबको पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एसीसी, अल्ट्राटेक, विक्रम, श्री सीमेंट, अंबुजा, जेपी, सेंचुरी सीमेंट, जेके सीमेंट, बिरला उत्तम, मंगलम, केजेएस, मैहर, प्रिज्म, अल्ट्राटेक, बिनानी, बांगड़, लाफार्ज। तो ये सारे जो मेंशन है, यही सीमेंट वो वहाँ पे इस्तेमाल कर सकता है। कई बार आप देखेंगे कि वहाँ पे, मतलब देखेंगे क्या, बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है। जब जहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है आपको वहाँ पे तमाम सीमेंट के जो चट्टे हैं वो दिख जाएंगे कि यहाँ पड़ा वहाँ पड़ा। आप कोई भी एक चट्टा उठा के देख लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा किस चट्टे से इसने निर्माण किया। मैं कई जब कभी भी जब साइट पे जाता हूँ तो एक तो उसका स्टोर देखता हूँ, स्टोर मतलब जिसमें वो सीमेंट की बोरी पूरे चट्टे लगा के रखते हैं। कई बार होता क्या है कि आंखों के भ्रम के लिए वो चट्टा लगा के बढ़िया जो मानक है उससे लगा के रखा रहेगा और यूज कर रहा होगा बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का। थर्ड क्वालिटी का चेक करने के लिए आप वहाँ आसपास में जो बोरियां पड़ी रहती हैं, जो यूज होने के बाद पड़ी हैं बोरियां, जब आप उसको चेक करेंगे तो ये मालूम चल जाएगा। ठीक से पॉज कर लेगा। जैसे हमारे एक्शन साहब ने बताया पीपीसी और पीसी के बारे में, पीपीसी का सेटलिंग टाइम कम है और पीपीसी का ज़्यादा है, और अमूमन हम अपने निर्माण कार्य में पीपीसी ही इस्तेमाल करते हैं। तो हम जनरली उसी पर फोकस करें, ज़्यादा टेक्निकल में जाना नहीं है। जो एक्शन साहब ने बताया उस पर फोकस करें। जो 3 महीने का जो समय है, ये 3 महीने से अगर ज़्यादा आपका पुराना स्टॉक है, मतलब समझिए कि उसमें वो कहीं ना कहीं से उसमें पैसे बचाया है और ये खराब स्टॉक है। हमारा जो बिल्डिंग उससे बनेगा वो उस स्ट्रेंथ का नहीं बनेगा। तो हम इसको भी जरूर चेक करें। कहीं ना कहीं हम लोग इसको छोड़ देते हैं, जाते हैं बस हम उसका कभी ब्रांड ही चेक कर लिए और इसको चेक नहीं किए, तो वो भी हमारी त्रुटि है। अब इसमें आगे हम बढ़ेंगे, जैसे देखेंगे ग्लेज सिरामिक टाइल्स। अब इसमें, अब जैसे मैं बेलहर साइड पे गया था तो यहाँ पे मैंने इसका टाइल्स चेक किया। टाइल्स मैंने देखा था वहाँ पे, बड़ा देखने से ही उसकी शक्ल टाइल्स की बड़ी खराब लग रही थी। तो मैंने उससे फिर पूछा कि कौन से ब्रांड का लगवाया, तो मैं इसको चेक किया तो इसमें से कोई भी ब्रांड का नहीं था, कोई अलग अलग ही ब्रांड का था। तो इसमें आप देखिए कजारिया है, जॉनसन है, सोमिनी है, और इसके बाद अप्रूव डिजाइन कलर एंड शेड ऑफ वर्मोरा ग्रेनिटो। तो ये हमारे अप्रूव्ड है, इसमें से ही हमें अगर कोई टाइल लगी है तो टाइल लगेगी। सेम इस तरह आगे फिर हम बढ़ेंगे, व्हाइट सीमेंट में कौन सा है, बिरला व्हाइट है, जेके व्हाइट है। फिर पेंट में जाएंगे तो एशियन है, बर्गर है, आईसीआई है। फिर पुट्टी में जाएंगे तो देखिए नीचे बिरला है, जेकेएन, फ्यूरो, कुछ अजीब सा ही नाम है। फिर वॉश भी देखिए, अब मतलब ये समझिए कितनी डिटेल में ये बनाया गया स्पेसिफिकेशन कि इसमें वॉश बेसिन है, आपका ग्लास का है, मतलब एक एक चीज आप इसमें आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा कि भाई जो हमारी बिल्डिंग बन रही है उसमें अगर कोई सामान लगा है तो वो ब्रांडेड आपका अप्रूव्ड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का ही होना चाहिए। आप इसमें सिर्फ समझिए कि वॉश बेसिन तक का इसमें डाल रखा है, ग्लास का भी डाल रखा है, कौन सा सेंट गोबिन ग्लास का, मोदी गार्ड का, एएस का। वॉश बेसिन और डब्ल्यूसी पैन में पैरीवेयर है, हिंडवेयर है, जॉनसन है, सेरा है। फिर जीआई पाइप्स एंड एसेसरीज। इस तरीके से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आप देखेंगे कि इसमें इतना डिटेल में ये पूरा बना हुआ है कि इसमें कोई ऐसी आपकी चीज छूटेगी नहीं कि जो आप, मतलब आप सोचे कि हम यार ये चीज हम ढूंढ रहे हैं मिल नहीं रही है। इसमें एक एक चीज आपको पूरा ढूंढने से मिल जाएगा। अब जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क है, अब इसमें देखिए ए नंबर पे लिखा है कि हेवी ड्यूटी 2 mm थिक रिजिड पीवीसी कंडक्ट पाइप एंड एसेसरी। अब जो पीवीसी पाइप इसमें इस्तेमाल हो रहा है उसका भी मेक कौन सा होगा वो मेंशन है, सीको का है, प्रिसीजन का है, एंकर का है। बोर्ड आपका बारे में, उस बोर्ड के बारे में लिखा है। उसके बाद उसका मॉड्यूलर टाइप है तो फिर उसमें कौन से होगा, लेग्रांड है, क्रैबट्री है, एबीबी है, सेटकॉन है, एंकर है, हैवेल्स है। और उसके बाद मतलब आप इसमें समझिए कि इसमें आप अगर देखेंगे तो वायर की भी आपको स्पेसिफिकेशन मिलेगी किस
ब्रांड का आप वायर उसमें इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई लाइटनिंग लगनी है तो लाइटनिंग का भी उसमें आपको मिलेगा कि ये आपका एलईडी लाइट, ये बल्ब, ये ट्यूबलाइट इस कंपनी का ही आप मानक का लगा सकते हैं। जब देखिए यहाँ जैसे एमसीबी आइसोलेटर, डीबी है, ये सारा आप मतलब आप समझिए कि आपके बिल्डिंग में जो जो चीज़ लग रही है एक एक चीज़ का इसमें स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा। जब भी आप ये जरूर उस कॉन्ट्रैक्टर से पूछे कि भाई जो सामान लगा रहे हो पहले तुम मुझे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दिखाओ, और उसके बाद आप जब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मिल जाए आपको तो उससे आप देखो कि ये उसी ब्रांड का है या कोई घटिया ब्रांड का जो कि अप्रूव नहीं है उस ब्रांड का लगा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी मॉनिटरिंग करने से ही ये संभव होगा। वरना एक बार जब वो काम कर देगा, हैंड ओवर कर देगा, तो फिर उसकी लाइबिलिटी खत्म। वो कहेगा साहब आपको पहले देखना चाहिए था, अब तो हमने हैंड ओवर कर दिया, अब आप जानो और आपका काम जानो। फिर वही आपका फिर जहाँ 50 साल चलना चाहिए वो 3 साल, 4 साल, 5 साल में फिर उसमें तमाम तरीके के फिर परेशानियां, फिर आप 5 साल के अंदर उसका फिर रिपेयर वर्क स्टार्ट कर देंगे। ये सेम उसका कॉन्टिन्यूएशन में है। अब ये आते हैं मटेरियल पे। मटेरियल में जो मैं बता रहा था कि जनरली कई बार हम देखते हैं उसमें लिखा रहता है कि M10 का है, M15 का है, M20 का है। तो ये बहुत साधारण भाषा में बता दूं, जैसे अमूमन हम जब देखते हैं कॉलम वॉलम बनता है तो M20 बताता है कि साहब M20 का हम बना रहे हैं, और फिर पूछेगा M20 क्या है तो फिर बताएगा साहब 1.5-3 का है। तो अब 1.5-3 है क्या, आपको दिख रहा है 1.5-3 लिखा है यहाँ पे सामने। अब इसमें 1.5-3 ये है कि 1 बोरी सीमेंट, 1.5 बोरी आपका रेती और 3 बोरी आपका ग्रेवल्स। ठीक है, इसका सिंपल फंडा ये है कि जैसे आपका 1 बोरी जो सीमेंट है, आप अगर तगाड़ी से उसको नापेंगे तो उससे 3 तगाड़ी आपका सीमेंट निकलेगा। ऑन एन एवरेज हो सकता है कि 3.25 हो जाए, 3.5 हो जाए, लेकिन आप बढ़िया से नापेंगे तो 3 तगाड़ी हम मान के चलते हैं कि सीमेंट निकलता है। तो अगर 2 बोरी हमारे पास सीमेंट है, यानी कितने तगाड़ी सीमेंट निकलेगा 2 बोरी में से? 6। और कितना हमें फिर रेती चाहिए होगा? अगर 1.5 से गुणा करें हम 6 का तो 9 तगाड़ी हमें लगेगा रेता या रेती जो भी आपको। और फिर 3 से और गुणा कर दो, 6 गुणे 3 18 तगाड़ी आपका लगेगा जो ग्रेवल्स, गिट्टी जिसको कहते हैं। 6 तगाड़ी सीमेंट, 9 तगाड़ी रेत और 18 तगाड़ी ग्रेवल्स, गिट्टी। यानी अगर M20 1.5-3 का मसाला बनाना है तो इस रेशियो में जब मसाला आपका बनेगा तो इसके जो राइट हैंड साइड में जो लिख रखा है 20 मेगा पास्कल, जो इसकी स्ट्रेंथ आएगी 2900 PSI की, ये उसकी स्ट्रेंथ आएगी। तो हमें बस यही देखना है कि जब वो, आप इसमें कुछ मत करिए, आपको देखने की जरूरत भी नहीं है। वहां पर जो मिस्त्री काम कर रहा होगा ना, उस मिस्त्री से पूछना कि मिस्त्री क्या मसाला बनाए हो, तो मिस्त्री बता देगा साहब 1.5-3 का है, 1-2-4 का है, या जो भी है। ये अगर नहीं बता तो वो पूछना कि कितने तगाड़ी, कितने बोरी सीमेंट, कितना बोरी ये है, तो वो बता देगा। वो कभी अमूमन जब आप पहली बार किसी साइट पे जाएंगे तो वो झूठ नहीं बोलेगा, उसको नहीं पता है कि आप उससे किस लिहाज से पूछ रहे हो। वो जो कर रहा हो, जो बना रहा होगा वही बताएगा, वो ठेकेदार नहीं है, वो तो मिस्त्री है। उसको क्या मतलब है सही बताना गलत बताना, आप जो उससे पूछोगे सही बताएगा। तो आप उसको फिर समझ लो कि भाई इसमें तो 1.5-3 का बनाना है और इसमें मालूम चला कि 1-2-4 का बना रहा है, यानी सीमेंट अपना इसमें बचा रहा है। तो सीमेंट बचा रहा है मतलब जो स्ट्रेंथ आनी चाहिए कॉलम में या बीम में, वो स्ट्रेंथ नहीं आ रही है। तो फंडा ये है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। 2 चीजें याद कर लो, M10 M20। बाकी नहीं भी याद रखोगे तो आप उसे पूछोगे तो बता देगा साहब 1.5 का इसमें मानक है, बनाना है। और आप उसको बस इंश्योर कराओ कि जो आपके ड्राइंग, जो आपके स्पेसिफिकेशन में मेंशन है कि ये मसाला बनना चाहिए, वो मसाला बस बन जाए। मसाला बन जाएगा, उसके बाद आप टेक्निकल चीजें ना भी जानोगे तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब आते हैं ड्राइंग पे। अब ड्राइंग यार बड़ा, पहले हम भी जब ड्राइंग देखे थे तो हमारा सर चकरा गया कि यार ये क्या बला है, साला इतना छोटा छोटा लिखा है, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। और वो भी एक नहीं 70-80 पन्ने की ड्राइंग होती है, अब उसमें समझे तो समझे क्या। तो इसमें देखिए, इधर जब हम
जाते हैं तो इधर दिख रहा है, सबसे पहले दिख रहा है प्रोजेक्ट यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखा है? प्रपोज कंस्ट्रक्शन ऑफ थाना बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग एट बेलहर कला, संत कबीर नगर। यानी ये आपका कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है उसका नाम है। क्लाइंट कौन है? गृह विभाग, होम डिपार्टमेंट। बिल्डिंग कौन सी है? थाना बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। यहाँ पे जो जरूरी है, आप देखिए कि कौन से ब्लॉक में आप खड़े हैं, क्योंकि आप जैसे मान लीजिए आप गए किसी थाने पे तो 3 भवन आपको दिख रहा बन रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जिस भवन की आप चेक कर रहे हो कौन सा भवन है, वो इसमें आपको मिलेगा, लिखा है इसमें थाना बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। फिर ये है ग्रिड प्लान है। अब बहुत डिटेल में मुझे भी नहीं पता है और मैं आपको उसमें उतना ले भी नहीं जाऊंगा, बस ओवरव्यू आपको दे दूंगा एक। ये ग्रिड प्लान है, मतलब आपको आपके जो कॉलम्स कैसे आपके खड़े हैं वहाँ पे सॉर्ट ऑफ यही लगेगा। हाँ। हम्म। अब इसमें आगे नोट्स में देखिए कि ऑल डायमेंशन एंड एमएम, बाकी किसने बनाया वो सब चीज़ें तो ज़्यादा हमारे काम किसी की नहीं है। फिर आगे इसमें जो जेई ए एक्सीएन जीएम इसमें हस्ताक्षर रहते हैं, ताकि वो बताता है कि भाई इन लोगों ने सबने जांच कर लिया है और इसमें साइन करके अप्रूव कर दिया है। फिर इसमें आप नीचे देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन एजेंसी कौन है, निर्माण इकाई कौन है, तो यूपी पुलिस आवास निगम पैन है इसमें। और इसमें डेट, ड्राइंग, स्केल, नॉट, ये सब चीज़ें हैं। ये सब ज़्यादा हमें उसमें उतना डिटेल नहीं जाना है। अब जो आपने एक्सपीरियंस आपने बताया कि ये इसका पूरा समझिए कंकाल है बिल्डिंग का, कि आप इसको देखें तो आपको मालूम चल जाएगा कि जो मेन स्केलेटन है बिल्डिंग का वो कैसा दिखता है, तो वो ऐसा दिखता है। जो इसमें ये जो दिख रहा है आपको, ये जो डॉट ये स्क्वायर दिख रहा है ना, C4 सब लिखा है, C4 कहीं लिखा है, कहीं C5 लिखा होगा, कहीं C2 लिखा होगा, कहीं C3 लिखा होगा, तो ये इसके कॉलम्स हैं। अब आते हैं, ये देखिए ये हमारी, इधर हम देखेंगे कि कौन सी ड्राइंग हम देख रहे हैं, तो ये दिखा रहा है ग्राउंड फ्लोर वर्किंग ड्राइंग। ठीक है, अब इसका जो ग्राउंड फ्लोर है इसमें कहाँ कहाँ पे आपको क्या चीज़ें बन रही हैं वो आपको मालूम चलेगा। मतलब आप जैसे आप घर बनाते हैं तो आप सोचते हैं ना कि पहले हमारा किचन, अगर आप वास्तुशास्त्र में विश्वास करते हैं तो किचन इस तरीके से बनेगा, फिर मंदिर इस तरीके से बनेगा, ड्राइंग रूम, बेडरूम, और जो भी मतलब जिस तरीके से आप सेट करते हो कि भाई इस डायरेक्शन में ये हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरीके से आप सेट करते हैं। तो ये आपका पूरा एक नीचे जो आपका ग्राउंड फ्लोर है उस पे कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें स्थापित हैं और उसका डायमेंशन क्या होगा ये उसमें मेंशन करता है। अब जैसे ये जो हम देख रहे हैं, ये जो एक अंदर एक कैविटी जैसी है, ये हमारा एंट्रेंस है। अब एंट्रेंस के अब हम राइट साइड में देखेंगे तो लिखा है कि पावर बैकअप रूम। उसके बाद फिर उसके और राइट साइड में जाएंगे तो क्या दिख रहा है? एसएचओ रूम। दिखने आपको दिख रहा है कि नहीं? फिर लेफ्ट साइड में हम देखेंगे तो फीमेल लॉकअप है, फिर मेल लॉकअप है, फिर स्टाफ रूम है। उसके आगे हम बढ़ेंगे तो डबल हाइट एरिया, यानी इसमें जो एरिया है ये ऊपर क्लियर रहता है, इसके ऊपर एक जो मतलब 2 स्टोरी तक कुछ नहीं होता है, उसके बाद का क्या रहता है। फिर उसके आगे जाएंगे तो ये देखेंगे मालखाना है सामने, फिर राइट साइड में पे ऑफिसर विजिटर का है रूम, फिर एरिया है, फिर रिसेप्शन है राइट साइड में। उसके और राइट साइड में जाएंगे तो हमको जीने दिख रहे हैं। ये जो आपको एरिया दिख रहा है रिसेप्शन के राइट साइड में, ये जीना है। इस तरीके से जीना जीना को दिखाते हैं ड्राइंग में। और इसके ऊपर आपको ही और शी टॉयलेट दिख रहे हैं। सेम आप इधर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ऑफिस है, उसके फिर और लेफ्ट साइड में ही और सी टॉयलेट्स है, इधर ड्रिंकिंग वाटर का बना रखा है। तो ये आपको एक डायमेंशन के हिसाब से क्या क्या डायमेंशन होगा, जैसे अगर इसको और मैं अगर जूम कर पाऊँ, और शायद जूम नहीं हो रहा है, ये जूम होगा क्या? हाँ, दिख रहा है ये। अब इसमें और थोड़ा और गहराई में दिख रहा है। अब इसमें देख रहे हो डायमेंशन दिख रहा है, इसमें 3000, 350, 3000, 350 पढ़ने में आ रहा होगा हल्का हल्का। सामने कैसे कुछ पढ़िए। हम्म, हाँ, आपको मतलब आप जो छोटा छोटा उसमें डायमेंशन है वो दिख रहा होगा आपको।
जैसे 33,440 गुणे 5,700 दिख रहा है, लॉबी के नीचे लिखा है, ये सारा में है, यानी 33.44 मीटर गुणे 5.7 मीटर, ये इसका लॉबी का लेंथ और ब्रेड्थ है। ठीक है, तो इतना गहराई में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप ड्राइंग देखोगे ना तो एक आइडिया लग जाएगा। आप एक दो जब ड्राइंग देख लोगों को बहुत, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ आप कहोगे यार सर तो बहुत सिंपल सिंपल चीजें बता रहे थे, लेकिन अभी आपको ये थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन है बहुत सिंपल चीजें। जूम आउट करो, ये वाला है, ये है फर्स्ट फ्लोर का वर्किंग ड्राइंग। फर्स्ट फ्लोर पे क्या होगा आप देखिए, ग्राउंड फ्लोर पे क्या था, एसएचओ का रूम था, यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे एसआई का रूम है, दिख रहा है। फिर यहाँ लेडीज रेस्ट रूम, फिर इधर आप सर्विलांस रूम है, यूटिलिटी रूम, कंप्यूटर सर्वर रूम, लॉबी, डायल 100 कंट्रोल रूम, मालखाना, मीटिंग रूम। तो ये फर्स्ट फ्लोर का आपको समझ में आ गया। सेम उसमें फिर उसके डायमेंशन भी लिखे हुए हैं। अब ये है हमारा सेकंड फ्लोर का ड्राइंग, इसमें डाइनिंग हॉल, किचन, स्टोर, रिक्रिएशन हॉल, तमाम चीज़ें हैं। मतलब अगर आपको समझना है कि आपकी बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ें हैं तो आप नक्शा उठाएंगे तो ये जो स्टार्टिंग के नक्शे हैं आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या है। ये फिर आपका थर्ड फ्लोर का है, इसमें आप ऊपर देखेंगे कि सारे लगातार एक लाइन से बैरक्स बने हुए हैं। तो ये आपके जो सिपाही रहेंगे वहाँ पे उनके रुकने के लिए ये सारे बैरक्स बने हुए हैं। इधर एसआई बैरक है, एचसी रूम है, कंप्यूटर सर्वर रूम है, लॉबी है, कट बिलो है। तो सारे आपको मतलब इसमें क्या क्या आपकी बिल्डिंग में आपके रूम्स हैं, किस नाम से हैं, किस पर्पज से हैं, वो आपको इससे मालूम चल जाएगा। फिर अब आगे हम बढ़ते हैं। अब ये है फ्रंट और रियर एलिवेशन। फ्रंट मतलब अगर आप सामने से अगर अपने बिल्डिंग को देखोगे तो वो कैसे दिखेगा। अब इसको थोड़ा समझने के लिए थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर चाहिए कि अगर मान लीजिए सामने से आप किसी बिल्डिंग को देखते हैं तो आपको सिर्फ उसको सामने अगर दरवाजा है, खिड़कियाँ, वही सब चीज़ें दिखेंगी और कॉलम दिखेंगे, और अगर सामने अगर पर्दा वर्जा निकला है तो वही सब चीज़ें दिखेंगी। इसमें इतना ज़्यादा मैं डिटेल में आपको नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर अल्टीमेटली आप कंफ्यूज होंगे। बस इसका पर्पज़ ये है कि ये सामने से कैसा दिखता है और पीछे से कैसा दिखता है, ये आपको बताता है ये ड्राइंग। फिर इसमें राइट साइड से कैसे दिखेगा, लेफ्ट साइड से कैसे दिखेगा, ये भी इसमें मेंशन रहता है। ये बेसिकली मतलब जो वहाँ पे इंजीनियर्स होते हैं उनको ये बहुत इजीली समझ में आता है क्योंकि वो बहुत अच्छा समय इसमें बिताए रहते हैं। उनको समझना आसान होता है, हम भी समझ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें आधा घंटा मुझे देना पड़ेगा, लेकिन वो वर्थ टाइम देना मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे। फिर ये सेक्शन ए है, इसमें साइड से मतलब कुछ इसको क्या बोलते हैं, सेक्शन ए। ये भी पर्पज हमारा नहीं है, ये भी ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि उस लेवल पे हमें समझाने के लिए कुछ समय लगेगा और उतना यूजफुल भी नहीं है, लेकिन जस्ट एक आइडिया के लिए एक इसको बता दिया गया आपको। फिर ये सीढ़ी का डिज़ाइन कैसे रहेगा, सीढ़ी का डिज़ाइन है। फिर इसमें डोर कैसे, दरवाजे लगेंगे, टॉयलेट का कैसे कहाँ कहाँ पे कौन से टॉयलेट किस मानक के रहेंगे, क्योंकि जो पहला हमने ड्राइंग देखा था वो बहुत छोटा था, बहुत उसमें आँख गड़ा के देखना पड़ा था। अब ये अलग से ही वो पूरा एक सेक्शन इन्होंने काट लिया उसमें दिखाने के लिए भाई कि आपकी जो टॉयलेट्स होंगी उसमें लेंथ एंड ब्रेड्थ उसका क्या रहेगा, कैसे उसका बनेगी। फिर है ये सर्विस ब्लॉक जिसमें गैरेज वैरेज रहते हैं आपके। ये फिर फर्स्ट फ्लोर का है, टेरेस फ्लोर का है। फिर सेक्शन डबल ए स्टेयर केस, इसमें हम आते हैं मेन चीज़ पे। हाँ, ये जो आपको दिख रहा है, तो इसमें नेक्स्ट पे आते हैं। मेन आपको मैं चीज़ में ले जाता हूँ, जो आपको कॉलम्स और जो बीम्स रहते हैं उसको कैसे आपको देखना है। हाँ, ये देखिए, इसको मैं थोड़ा जूम करके बनाता हूँ। ये क्या है, हमारा फाउंडेशन प्लान है। फाउंडेशन मतलब जब नींव आपकी बनती है तो नींव में जो हमारा कॉलम होता है, कॉलम एक हमारा समझिए कि पूरा रीढ़ की हड्डी होती है जिसमें पूरी हमारी भाट टिकी रहती है। अगर कॉलम हमारा अगर खराब मानक का बन गया तो समझिए कि रीढ़ की हड्डी आपकी खराब हो जाएगी और फिर आपका जो निर्माण जो हुआ है वो फिर
उस क्वालिटी का होगा नहीं। अब ये फाउंडेशन प्लान में हम देख रहे हैं कि ये जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो सामने से है इधर FT5 फिर FT7 FT4। अब ये FT5 FT7 FT4 है क्या, फिर बीच में C4 इधर C3 लिखा है। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा है भाई, ये क्या है, क्या मतलब हम कैसे समझेंगे ये C3 का मतलब क्या है, C4 का मतलब क्या है। तो ये C3 C4 के बारे में अभी मैं आगे आऊंगा। तो ये C3 C4 ये सब चीजें ये कॉलम के बारे में बताती हैं कि जो कॉलम है उसमें किस का सरिया कितना लगेगा और उसकी चौड़ाई लंबाई और उसका जो मतलब कट सेक्शन हम जो देखते हैं सामने से उसका कितने बाई कितने का वो कॉलम बनेगा। ठीक है, अभी इसको आगे हम देखेंगे डिटेल में। और नीचे जो इसमें दिख रहा है कि FT5 FT8 FT6 ये क्या है, ये फाउंडेशन की ये जो ड्राइंग है ये दिखाता है। अब जैसे ये हम देख रहे हैं इसमें लिखा है कि प्लान ऑफ टिपिकल आइसोलेटेड फुटिंग फॉर डिटेल प्रिफर टेबल 1। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं इस पे आपका समय लेता हूँ। इसमें ग्राउंड लेवल कहाँ पे है? हाँ ये देखिए, इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल दिख रहा है। इस जो ड्राइंग में आप देखेंगे बीच में एक लिखा है एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल। मार्कर कैसे दिखा सकते हो, कैसे मान नहीं जा रहा। नहीं ड्राइंग चेंज होगी, चलो कोई नहीं। नहीं चलो छोड़ो। इसमें ये जो है हमारा एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल है, हो सकता है कुछ लोग को दिख गया हो, बीच में दिख रहा है एकदम एग्जैक्ट बीच में है। अब एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल मतलब ये जहाँ पे आप खड़े हैं ना, आप वो उस जगह को दिखा रहा है। इसके जो नीचे का पार्ट है यानी ये पूरा जो हिस्सा है ये आपका नींव का हिस्सा है, यानी जो जमीन के अंदर आपका गड़ा हुआ है। इसके ऊपर का जो हिस्सा है जो कि आपको जब बन जाएगा तब भी ये दिखेगा, लेकिन जो नीचे का हिस्सा है ये जब एक बार मिट्टी उस पर डल गई तो आपको ये दिखेगा नहीं। अब इसमें देखिए नीचे का मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा नहीं, एक तो उतना डिटेल मुझे पता भी नहीं है और आपको कंफ्यूज भी नहीं करना चाहता हूँ। नीचे ये देखिए, नीचे सैंड कुशन लिखा हुआ है। इसमें ये सैंड मतलब जो हमारी रेती है, रेती का एक लेयर पड़ा हुआ है। लेयर का डायमेंशन यहाँ लिखा हुआ है 300 दिख रहा है, ये 300 सैंड का। फिर उसके बाद है बहुत बारीक सा लिखा हुआ PCC इसी के बीच में, उसमें PCC यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इसमें सरिया नहीं पड़ता, इसमें क्या पड़ता है सिर्फ आपका सीमेंट और रेती, और मेरे ख्याल से 5 mm का पड़ता है। ठीक है, तो ये फाउंडेशन में समझ गए PCC का बहुत अहम रोल है। जब आपकी नींव बनती है तो आप जाइए देखिए, जब नींव बना रहा है तो PCC बना रहा है कि नहीं बना रहा है। आप उससे पूछेंगे कि भाई PCC का है, खुद ही बताएगा कि साहब इसमें ये दिख रहा है PCC नहीं बना हुआ, तो खुद ही हकला जाएगा। तो आप समझ जाइएगा भाई इसमें कुछ गड़बड़ है। इसमें आप उससे 2-3 चीजें जैसे ही पूछेंगे वो समझ जाएगा कि साहब नॉलेज है और उनको हम गुमराह नहीं कर पाएंगे। अब ये देखिए जो मैं कह रहा था कि इसको मैं बताऊंगा डिटेल में। ये जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे कि ये C1 C2 C3 C4 क्या है। अब जैसे C1 हम लोग देख रहे हैं सबसे लेफ्ट साइड में दिख रहा है सबको, ये जो C1 है इसमें देख रहे हैं इसका 350 बाई 350 दिख रहा है सबको, 350 और 350। ठीक है, यानी ये जो आपका कॉलम ऐसे खड़ा होगा ऊपर, कॉलम 350 बाई 350, यानी अगर इंचीटेप से आप नापेंगे वो कॉलम को, बॉक्स जो उसके ऊपर लगा उसको नहीं नापना है हमें, जो कॉलम जो अंदर का जो कॉलम उसमें बन रहा है वो नापना है। तो 350 बाई 350 का, और उसमें सरिया कैसे पड़ा है देखिए, सरिया भी लिखता है उसमें
16 के सारे सरिया हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 सरिया। इसमें ये 8 सरिया है। बीच में जो ऐसे घुमाया है ये क्या है? आपका जो रिंग, जिसको हम कहते हैं रिंग, इसको रिंग कहते हैं। रिंग क्या है? सरिया को पकड़ के रखता है ताकि जो उसकी स्ट्रेंथ हो, ऐसा ना हो सरिया इधर उधर लेफ्ट राइट हो गया और फिर स्ट्रेंथ ना होता। तो एक स्पेसिफाइड आपका तरीके से ये रिंग उसको बांध के रखता है। इसमें वो पतली वाली आप देखे होंगे ना, एक वो जो तार आती है जिससे तार से बांधते हैं, उस तार से बांधते हैं। और उस तार का जो स्पेसिंग की बात कर रहे हैं एक्सचेंज साहब, स्पेसिंग का मतलब जैसे आप मान लीजिए 5 मीटर का आपका कॉलम है, ठीक है, और 300 mm पे आपके रिंग्स पड़ने वाले हैं। तो उसमें करना क्या है कि 5000/300 आपको, और +1 आपको जब आप निकालोगे तो ये आपके जितने रिंग पड़ने हैं आप उसकी गिनती हो जाएगी। ठीक है? आप एग्जैक्टली मतलब सिर्फ आप अगर नाप लो कि भाई कितने मीटर का हमारा कॉलम है, उसको स्पेसिंग से हम डिवाइड कर दें और +1 कर लें, और जब ये निकल के आ जाए तो आप गिन लो कि भाई उतना रिंग लगा है कि नहीं लगा। इसमें जैसे C1 में हम देख रहे हैं तो इसमें 2 रिंग लगे हैं। एक तो अंदर के साइड ऐसे लगा है जो दिख रहा है, और एक जो बाहर से बांधा हुआ है वो दिख रहा है। और जो डॉट डॉट दिख रहा है ये हमारा जो ये डॉट मतलब सरिया अंदर से बाहर आ रहा है, वो हमें दिख नहीं है सरिया, लेकिन है वो सरिया। और किस mm का है? 16 mm के है। ठीक है, और यही आप ये टाइल्स के बारे में लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरर। ये टाइल्स जो लिखते हैं छोटा छोटा 55 100 55 800 का। हाँ आप देखिए इसमें बहुत बारीक सा लिखा है, नीचे टाइल्स लिखा है। टाइल्स आप लोग अगर पढ़ पा रहे हो तो उसमें 2 भाग बनाया है, हैश बनाया है, 8 लिखा है। हैश 8 मतलब 8 mm का वो सरिया है, और @85 @85 मतलब 2 सरिया के बीच, मतलब 2 रिंग के बीच में 85 mm का गैप होगा। और इन एंड जोन मतलब जो आपके स्क्वायर मतलब जो लास्ट में वाला जो हमारा है उसके नीचे है 8 mm @175, यानी 8 mm का सरिया 175 mm के गैप पे, और जो मिडिल जोन जो बीच में आपका एक रिंग बना हुआ है। तो ये जब हम C1 कोई भी कॉलम हम देखेंगे, अगर हमको C1 देखना है तो C1 की हमने ये देखा और हमने देख लिया कि भाई इसमें सभी 16 mm के सरिया वर्टिकल है, रिंग 8 mm का है और 8 mm की गैपिंग कितनी है, और ये हमने देख लिया। फिर सेम अब C4 पे आते हैं। तो C4 में क्या है कि C3 और C4 में अंतर ये है कि जहाँ पे 12 mm का हमारा सरिया था वहाँ पे रिप्लेस करके हमने 16 mm का कर दिया, यानी सारे जो सरिया है इसमें 4 4 8 2 और 2, यानी 12 हमारे सरिया 16 mm के हैं। और इसमें हम जो रिंग देख रहे हैं उसमें रिंग का भी अलग डिजाइन हो चुका है जो हमने पहले देखा था। तो अच्छा इसमें भी है, जो पहला हमारा जो ऊपर का हमारा जो ड्राइंग हम देख रहे हैं वो है ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के लिए। आप लोग ऊपर देख पा रहे हैं कॉलम एट ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर, और उसके नीचे जो हम देखते हैं कि कॉलम एट सेकंड फ्लोर। तो मतलब भाई नीचे का ऑब्वियस सी बात है कि जब नीचे का आप बनाते हैं कॉलम, तो नीचे की जो कॉलम है उसको मजबूती ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उस पर ऊपर का भी जो हमारा बिल्डिंग है उसका भार आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे उस कॉलम को उतना मजबूत बनाना जरूरत नहीं है, क्योंकि उस पर ऊपर उसका तो सिर्फ उसी फ्लोर का लोड है, नीचे वाले फ्लोर का तो ऑलरेडी हमने स्ट्रेंथन कर दिया है। तो अब जैसे कॉलम एट सेकंड फ्लोर देखेंगे तो सेकंड फ्लोर पे कोई भी C1 का कॉलम नहीं है, सारे C2 C3 और C4 के हैं। अब उसमें मेरे ख्याल से हल्के फुल्के कुछ चेंजेस हो गए होंगे, हो सकता है सरिया वरिया कुछ बढ़ गया होगा, या हाँ। अब जैसे देखें हम C3 देखेंगे, ऊपर वाले C3 और नीचे वाले C3 में अंतर ये है कि जहाँ पे बीच बीच में 16 लगे थे वहाँ 12 के सरिया लगे हुए हैं। आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं? तो बेसिक यार देखो बहुत सिंपल है ये, बस एक बार आपको इंटरेस्ट इसमें आना चाहिए कि यार हमको देखना है समझना है। आप एक बार एक ड्राइंग आप पढ़ लेंगे समझ लेंगे तो आप समझिए कि आप कोई भी साइट पे चले जाएंगे तो कोई भी वहाँ पे जो भी ठेकेदार होगा आप उससे अच्छा खासा सवाल पूछ सकते हैं, और अगर खराब काम कर रहा है तो अपने अधिकारी को सूचित भी कर सकते हैं साहब यहाँ पे ये जो क्वालिटी है वो सही से मेंटेन नहीं कर पा रहा है। ये समझ में आ गया कि नहीं? ये बहुत मेन चीज है। आप समझिए कि कभी भी आप साइट पे जाएंगे तो मैक्सिमम टाइम आपको स्टार्टिंग में ही आपको फाउंडेशन का दिखता है, उसके बाद फिर सिर्फ और सिर्फ ऊपर का ही पार्ट दिखता है। तो जब भी आप जाएंगे तो आपको ऊपर का कंस्ट्रक्शन में कॉलम्स बीम्स और वो छत वत का सारा
दिखेगा। ये टीवी क्या है, टाई बीम है ना, टाई बीम, हाँ। अब ये क्या है, ये हमारा है टाई बीम फ्रेमिंग प्लान। टाई बीम मतलब, अब जैसे कॉलम, सिर्फ कॉलम के बेस पे तो पूरी बिल्डिंग बनेगी नहीं, हम देखते हैं कि टाई बीम भी लगी रहती है, मतलब उसको बांधने के लिए। जो हम नीचे वाले को हम कहते हैं ना, कुर्सी बांधते हैं हम, प्लिंथ लेवल पे कहते हैं उसको कि कुर्सी बांधना। तो समझिए कि ये उसी टाइप का कुर्सी बांधने जैसा एक ये प्लान है। सही कह रहा हूँ? तो ये टाई बीम में भी अब जैसे हमारे कॉलम अलग अलग टाइप के हैं, तो टाई बीम भी हमारी अलग अलग टाइप की है। जैसे TB3, TB7, TB5, TB2, आप लोग देख रहे हैं कि अलग अलग यहाँ पे TB1 भी है, मतलब अलग अलग इसमें स्पेसिफिकेशन दिया है। अब आगे जाएंगे तो ये टीबी में मतलब ये टाई बीम कैसे बन रही है। कोई उधर पीछे सो रहा है, उसको जगा दो यार, सोइए मत भाई। तो ये टाई बीम में कैसे हमारा कैसे हमारा सरिया का रहेगा स्पेसिफिकेशन, किस मानक के बनेंगे, आगे मेरे ख्याल से आएगा इसी ड्राइंग में, उसको हम देख लेंगे। ये देखिए, अब हम ये आते हैं डिटेल ऑफ बीम एट स्लैब लेवल। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको अपना इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सरिया है, ये समझिए सरिया ऐसे हॉरिजेंटल दिखा रहा है, ये आपको सबसे ऊपर दिख रहा है, ये दिख रहा है सबसे ऊपर। ये सरिया कैसे पड़ा है, अब आप इसको देखिए, बहुत बारीक बारीक है, हो सकता है थोड़ा आंख पे प्रेशर पड़ रहा हो, क्योंकि अब इससे ज़्यादा जूम करने पे थोड़ा प्रॉब्लम आएगा इसमें लैपटॉप में। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये सारे सरिया हमें दिख रहे हैं, और इसमें बहुत बारीक बारीक सा कुछ लिख रखा है। मेरे ख्याल से एक्सियन साहब इसको अच्छे से समझा पाएंगे। इसमें है सर, इसमें जो इसमें क्या होता है, मैं आपको जो है बहुत रूट वर्ड में बता दूँ कैसे पढ़ता है, क्योंकि बहुत ही टेक्निकल चीज़ है, ये इतना जल्दी समझ में भी नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कोई रबड़ की चीज़ है, ये हमारी बुक है रबड़ की, इसको हम किनारे से करते हैं तो ये क्या हो रहा है, ये नीचे वाला पार्ट दब रहा है, ऊपर वाला पार्ट फैल रहा है। ये समझ में आ रही है? जैसे मतलब नीचे कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, ऊपर वाली पार्ट हमारी टेंशन में आ रही है। तो सेम यही कहीं भी सरिया पड़ती है, तो इसी से पड़ती है। सरिया का क्या काम है? सरिया का काम है जो टेंशन आ रही है उसको उसको ऑक्यूपाई करना, क्योंकि उसका यील्ड बहुत ज़्यादा होता है, उसी टेंशन को बियर करती है हर जगह। तो आप ये देखेंगे कि इसके ऊपर वाले पार्ट में जो सरिया पड़ी होगी मिड जोन में, वो ज़्यादा बड़ी होगी, नीचे वाले में कम पड़ी होगी। ऐसा नहीं है जीरो होगी, नीचे भी देनी पड़ती है, नीचे भी देनी पड़ती है, लेकिन ऊपर वाला ज़्यादा डाया का होगा, ज़्यादा कम स्पेसिंग का होगा। नीचे वाली जो सरिया दिख रही है वो ज़्यादा स्पेसिंग की होगी, कम डाया की होगी। मेन इसका यही फंडा है, हर जगह इसको विजुलाइज करना पड़ता है कि कहाँ टेंशन में आएगा, कहाँ कंप्रेशन में आएगा, उस हिसाब से सरिया का प्रोविजन किया जाता है। एक बात और बता दूं, सरिया ज़्यादा देना हमेशा गड़बड़ भी होता है, कि आप मानक से ज़्यादा दे दिए तो आप कहते हैं ज़्यादा सरिया लगा दो सही हो जाएगा, बिल्कुल नहीं सही होगा। सरिया क्या करता है, सरिया और कंक्रीट की प्रॉपर्टी होती है कि आप जब देखते हैं नीचे किसी छत को तो क्रैक पड़ी रहती है, हम कभी जाते हैं पुरानी बिल्डिंग देखते हैं क्रैक्स हो गई है, तो ये उसी सरिया के डिजाइन को से होती है। यदि सरिया उसमें बहुत ज्यादा डाल देंगे तो आपको क्रैक्स नहीं दिखाई देगी, बिल्डिंग का एक गिरेगी पूरी लेकर। क्रैक्स हमें बताती है कि ये सरिया अभी फेल हो गया टेंशन, अभी नहीं ले पा रहा, अभी गिर जाएगा। तो इसमें भी 3 जोन बनाए हुए हैं, बीच वाला ये मिडिल जोन कहते हैं, साइड में जो कॉलम के नजदीक वाला पार्ट है 1/3, इधर से कॉलम से नजदीक वाला पार्ट है 1/3, उसको इंड जोन कहते हैं। इंड जोन मतलब वहाँ सरिया का डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से दिया जाता है। मिड जोन जो है सरिया का डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से दिया जाता है। तो ये सब सरिया की थोड़ी डिटेलिंग है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये डिजाइन पे डिपेंड करती है। इसको मोटी मोटा ही आप समझ सकते हैं, बहुत अंदर तो इस समय संभव नहीं है। तो बेसिक चीज़ें बस समझने में, फंडा ये है कि सरिये, मतलब जो एक्सेल साहब ने बताया कि सरिया अगर एक्सेसिव आप यूज़ करेंगे तो आपको क्रैक नहीं दिखेगा, पूरी पूरी बिल्डिंग इकट्ठा नीचे आएगी।
और अगर कम यूज़ किया तो फिर वो क्रैक दिखेगा और इसका मतलब कि जो सरिया है वो आपका फेल हो रहा है। तो इस ड्राइंग को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन मैं भी नहीं कर पाऊंगा और मुझे लगता है कि काफ़ी समय भी लगेगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको स्किप करते हैं। ये है आपका, अब ये जैसे हम अभी इस ड्राइंग पे आते हैं तो ये हमारा ब्लॉक बी है। वो जो हमारा इधर देखिए दिख रहा है इधर ब्लॉक बी 16 नंबर टाइप बी दिख रहा है राइट साइड में। तो यानी अब हम दूसरे बिल्डिंग पे आ चुके हैं। पहला हमारा क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था। अब ये हमारा जो हमारा टाइप बी के जो आवास होते हैं ये है। इसमें 16 हमारे टाइप बी के आवास है। अब इसकी मैं एक लेआउट एक बार बस आपको समझा दूँ कि इसमें जैसे हम देख रहे हैं कि ये हमारा एंट्रेंस है, सामने ये एक छोटा सा जीना है चढ़ने के लिए ऊपर। इधर लेफ्ट साइड में ड्राइंग रूम, इधर इधर भी है ड्राइंग रूम, फिर डाइनिंग रूम। जो एक टिपिकल टाइप बी के हमारे आवास में मिलते हैं कि दो इधर बेडरूम दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं दो बेडरूम, एक डाइनिंग रूम, एक ड्राइंग रूम, इधर ड्रेस रूम, टॉयलेट टॉयलेट और एक छोटा सा बरामदा दे रखा है। ऐसे कितने होंगे हमारे इसमें, एक, ये दो, ये तीन और ये चार। यानी एक फ्लोर पे हमारे चार इस टाइप के होंगे जिसमें ये ड्राइंग रूम, इधर डाइनिंग और इधर दो बेडरूम, बरामदा, टॉयलेट, ड्रेस रूम, टॉयलेट रूम। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा ड्राइंग? ये बेसिक लेआउट है कि मतलब अगर आपको समझना है कि बिल्डिंग में कैसे कहाँ कहाँ पे कौन कौन से रूम होंगे तो ये ड्राइंग हम उठाएंगे तो ये समझ में आ जाएगा। सेम चीज़ इसमें रिपीट होगी जैसे अब जैसे इस वाले ड्राइंग में है कि इसमें हमें एक्स्ट्रा एक ये जीना दिख रहा है क्योंकि अब हम एक फ्लोर से अगर दूसरे फ्लोर पे जाना है हमें तो ये देखिए इसमें लिखा है फर्स्ट फ्लोर का प्लान। ठीक है, ड्राइंग का टाइटल। तो इसमें हमारा जीना भी हमने दिखा रखा है और लॉबी का भी एरिया हमारा। बेसिकली जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में देखा था वो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के हिसाब से सारी चीज़ें थी। अब ये चूंकि आवासीय परिसर है तो हमारा जो टाइप बी का जो आवास है कैसे कैसे हर फ्लोर पे कैसे बनेगा ये हमने इसमें स्पेसिफाई कर रखा है। सेम चीज़ इसमें रिपीट होगी, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, रियर व्यू और सेक्शन ए बी जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में देखा था सेम यहाँ पे भी। फिर डिटेल किचन का डिटेल इसमें आ गया है, डिटेल ऑफ टॉयलेट। अब जैसे हमने उस ड्राइंग में देखा था कि अब जैसे C1 C2 C3 सब हमने पढ़ लिया। अब हमको पता कैसे चलेगा कि मान लो हम हमारे सामने एक कॉलम है, वो कॉलम कौन सा है? मतलब आप भाई जब किसी फर्स्ट फ्लोर पे काम चल रहा है, आप फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हो गए, आपके सामने कम से कम 25 ठो वहाँ पे कॉलम दिख रहा है, सब निकल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर से ऊपर जाने के लिए। तो आप कौन से कॉलम को देख रहे हैं? तो आप सिंपल इस ड्राइंग को उठाइए, उससे पूछ लीजिए कि भाई ये ड्राइंग बताओ, मैं इस इधर सामने खड़ा हूँ, अब ये ड्राइंग कैसे है? अगर सामने खड़े हो ड्राइंग ऐसे ले लिया। अब उसमें देखिए कि भाई कॉलम आप गिनना स्टार्ट करिए कि मान लीजिए ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस में आपके दो C3 दिख रहे हैं, फिर दो C4 और दो आपको C3, फिर आगे C3 C4। अब आप वहाँ से गिनना स्टार्ट कर दीजिए कि आप जहाँ पे खड़े हैं वो कौन से नंबर पे कॉलम पे आप खड़े हैं। आप उसको मैच कर लीजिए अपने ड्राइंग से, आपको मालूम चल जाएगा कि ये कॉलम C3 है, C4 है, C1 है, C2 है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? मतलब आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हो जाओगे तो कॉलम के ऊपर लिखा थोड़ा होगा कि ये C1 है, C2 है, C3 है। वो तो आपको पढ़ना है। वो कैसे पढ़ना है? ड्राइंग से पढ़ना है। ड्राइंग आपने उठाया, ड्राइंग में गिन लिया भाई, हमने देखा कि मेरे पीछे एक दो कॉलम है, अभी तीसरे पे मैं खड़ा हूँ, ड्राइंग से मैंने गिन लिया भाई C3 C4, अब हम C3 पे खड़े हैं तो हमें C3 का ड्राइंग देखना है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से बेसिकली एक मोटा मोटी मैंने आपको ओवरव्यू दिया है ताकि कभी भी जब आप साइट वाइट पे जाओ, आगे सेम यही चीज़ें हैं। अब इस पे काफ़ी ज़्यादा ओवर राइटिंग कर दिया है। इसमें मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का डाल रखा है। इसमें आप देखिए इसमें जो पंखे दिख रहे हैं ये F से दिख रहा है, फैन। और इसमें आप जब इसका इंडेक्स देखेंगे तो इंडेक्स में मालूम चल जाएगा कि जैसे इंडेक्स ये दिख रहा है आपको यहाँ लीजेंड्स,
लीजेंड्स में जैसे कौन सा सिंबल क्या दिखाता है, ये फैन दिखाता है, ये ट्यूबलाइट दिखाता है, ये सीलिंग लाइट दिखाता है, जंक्शन बॉक्स दिखाता है। कई बार आप लोग कहते हैं कि साहब हमारे मतलब नया आवास बना उसमें तो इलेक्ट्रिकल का पॉइंट ही कम दिया है। हो सकता है कि ड्राइंग में पॉइंट्स हो, लेकिन ठेकेदार ने क्या किया, उसने खा गया, ताकि तार का पैसा बच जाएगा, उसका पीवीसी पाइप का पैसा बच जाएगा, कंडक्ट का पैसा बच जाएगा। तो ये जब हमको देखना है कि भाई आप जैसे आवासीय परिसर अपने टाइप बी का अगर कोई देखो तो भाई देख लो, चेक कर लो कितने पंखे लगे हैं, कितने यहाँ पे जंक्शन बॉक्स हैं, कितने एसी के पॉइंट्स हैं। तो आप जब इस ड्राइंग को देखोगे तो समझ में आ जाएगा भाई कहाँ कहाँ पे हमारे जॉइंट्स हैं, कहाँ पे हमारे बॉक्स हैं, कहाँ एमसीबी लगा है, कहाँ पे पंखा लगा है, कहाँ ट्यूबलाइट लगा है। तो इससे होगा क्या कि आपको फिर जो चीज़ें स्पेसिफाइड हैं कि एक कमरे में, सॉरी एक टाइप बी के आवास में ये सब चीज़ें होनी चाहिए, इतनी चीज़ें होनी चाहिए, तो ये आपको इंश्योर हो जाएगी भाई इतनी चीज़ें आपको ठेकेदार लगा के हैंड ओवर करेगा, बिना उसके हैंड ओवर नहीं करेगा। नहीं था, बहुत मैंने कोशिश किया शॉर्ट में करने का, लेकिन मेरे ख्याल से 1 घंटा खिंच गया। बेसिक पर्पस यही था कि जो जब आप साइट पे जाओ किसी, तो कैसे वहाँ पे आपको चीज़ें इंश्योर करनी है। और इसमें एक चीज़ मैं छूट गया था, मैं बता दूं, जब भी कभी आप साइट पे जाओ ना, तो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ मटेरियल सबसे पहले चेक किया करो। अभी जैसे मैं मैलावल में और धनघटा में जो अग्निशमन केंद्र बन रहा है, जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे मैंने देखा जो ईंट है, ब्रिक्स का जो जो दीवार वो जो बनाया था उसने, इतना खराब और इतने दोयम किस्म का उसने ईंट का इस्तेमाल कर रखा था। और आप बहुत सिंपल है यार, मतलब आप किसी ईंट को देखोगे तो आप ईंट की सतह से पहचान जाओगे कि ईंट अच्छी क्वालिटी का है, खराब क्वालिटी का है। खराब क्वालिटी का ईंट की क्वालिटी एक होती है निशानी कि आप उसकी जब ऊपर का सतह देखेंगे तो आपको स्टार्टिंग से ही कुछ ना कुछ इसमें से झड़ता हुआ दिखेगा, लगेगा कि इसमें आप फफूंदी जैसा कुछ लग गया। तो हल्का सा आप स्क्रैच करेंगे तो उसकी पूरी एक लेयर ऐसे उखड़ जाती है। आप 2 ईंट को अपने हाथ में लीजिए, राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में, आप उसको एक बार ऐसे दोनों को बजाने, क्लैप करने की कोशिश करिए। उसकी खनक की जो आवाज़ है, अच्छी जो ईंट होगी उसकी हमेशा खनक बहुत अच्छी आएगी। जो खराब ईंट होगी, आप 1-2 बार जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी खराब ईंट की आवाज़ कैसे आती है, अच्छी ईंट की आवाज़ कैसे आती है। दूसरा, जो खराब ईंट होगी आप 1 बार 2 बार मारोगे वो टूट जाएगा। जो अच्छी ईंट होगी आप उसको 3-4 बार, बहुत तेज नहीं, नॉर्मल से ही आप मारोगे, 3-4 बार मारोगे तो वो विद स्टैंड करेगी। खराब होगी तो आपने 1 बार मारा, दूसरी बार में वो ईंट फूट के अलग हो गई। तो ईंट पे भी हम फोकस करें। जब रेती हम देखें तो रेती भी देखें कि ऐसा ना हो कि मालूम चला कि उसको मोटी रेती का इस्तेमाल करना है और उसमें पैसे बचाने के लिए सस्ती रेती कहीं से ले आया, फाइन सैंड ले आया, या फिर सफ़ेद बालू ले आया है। सफ़ेद बालू लाल बालू में अंतर पता होगा आप लोग को। सफ़ेद बालू बहुत बारीक होती है, फाइन होती है। आप जितना बढ़िया रेती का मतलब ये है कि उसका एक स्पेसिफाइड mm का उसका साइज है, मतलब जितना मोटा दाना होगा उसका सैंड का। क्यों एक से सर? बिल्कुल सही है जो सर बता रहे हैं। बिल्कुल क्या होता है कि इसमें 2 तरह की सैंड आजकल हम यूज करते हैं। तो एक फाइन सैंड बोलते हैं जो नदी के किनारे रेते उठा के लाते हैं, और एक होता है मोरंग बोलते हैं। मोरंग में भी आजकल बहुत जगह हम लोग देख रहे हैं मिक्सिंग हो रही है। क्या होता है कि स्टोन क्रशर से जो डस्ट होती है उस डस्ट को करके मोरंग में मिक्स करके काले टाइप का ले आते हैं, बिल्कुल फाइनल ले आते हैं। बिल्कुल नहीं, रेता जो है बिल्कुल दिखती है, जितनी मोटी होगी उतनी अच्छी आपकी स्ट्रेंथ आएगी। उसमें कभी कभी क्या होता है मिट्टी जैसे मिली रहती है कुछ चीजें, उसको भी देखना है कि एक साइज मतलब एक कलर की हो, यूनिफॉर्म कलर की हो। ऐसा नहीं कहीं काला कहीं पीला, इसका मतलब वो मिक्स करके ले आया है। फाइनल भी बिल्कुल अलाउड नहीं है। कंक्रीट वर्क में तो खराब होने का एक ही और केवल एक ही कारण है कि फाइन सैंड यूज किया हुआ होगा। वो कंक्रीट बिल्कुल नहीं चलेगी, बिल्डिंग 2-4 साल बाद वो गिरने की कगार पे आ जाएगी। ये मतलब सैंड की गुणवत्ता बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। सैंड बहुत, क्योंकि जो ग्रिड लाते हैं, ग्रिड में मान लीजिए 19-20 कर भी दिया, लेकिन सैंड आपने यदि खराब कर दिया तो सब कुछ चौपट कर दिया। तो सैंड की विशेष सावधानी बरतनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आप लोग समझिए कि सैंड की कितनी ज़्यादा महत्वता है। जनरली हम लोग इसको स्किप कर देते हैं, नहीं देखते हैं, लेकिन सैंड भी बहुत अच्छी क्वालिटी का मोटे दाने का सैंड हो,
जनरली लाल बालू जो होता है बहुत अच्छा होता है। मैं आगरा में था तो वहाँ चंबल का सैंड का बड़ा प्रचलन था। चंबल की सैंड को लोग बहुत अच्छा मानते हैं, चंबल की सैंड को यूज करते हैं। इधर मेरे ख्याल से कहीं कहाँ से आते हैं, झांसी से, बिहार से लाते हैं और लाल लाल बहुत लोग लाते हैं लाल वाले। लाल बालू हमेशा हमें प्रेफर करना चाहिए, देखना चाहिए मिट्टी इसमें ना हो बालू में। अगर मिट्टी है तो समझिए कि आपकी स्ट्रेंथ आधी हो जाएगी, मिट्टी जहाँ गई वो समझिए खोखला कर देगी। जो आपकी बिल्डिंग में जो प्लास्टर उखड़ने का और सीपेज वो जो अंदर से जो खींचता है पानी जमीन से, प्लस आपका जो क्रैक्स जो दिखते हैं आपके प्लास्टर में, ये सारे जो प्रॉब्लम है सब और सिर्फ और सिर्फ आपके जो बालू की क्वालिटी है इस पर डिपेंड करता है। अगर अच्छी क्वालिटी का बालू लगाया है तो आपका बढ़िया होगा। जनरली ये लोग क्या करते हैं, प्लास्टर में भी हमें इंश्योर करना चाहिए कि सफ़ेद बालू की जगह पे लाल बालू से प्लास्टर करें। लाल बालू से प्लास्टर करने में क्या होता है कि मेहनत लगता है। सफ़ेद बालू क्या है कि फटाफट उसमें लगाया, घोला बहुत एकदम बहुत कम समय में आपका एकदम चिकना स्मूथ आपका प्लास्टर दिखता है। लेकिन लाल बालू को जब आप प्लास्टर करेंगे तो लॉन्ग लाइफ उसकी रहेगी, कभी उसमें समस्या नहीं आएगी और उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी रहेगी। और ब्रिक के बारे में मैंने बता दिया, सीमेंट के बारे में बता दिया। बेसिक जो सिविल का काम है, बेसिक आपको 4 चीजें ही देखनी है, सीमेंट, बालू, सरिया और गिट्टी। ये 4 चीजें की क्वालिटी अगर आपने मेंटेन कर ली, और 5वां आपका ब्रिक मतलब ईंटा। अगर ये आपकी 5 चीजें अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो आप समझिए कि मोटा मोटी आपने 90% इंश्योर कर लिया कि आपकी बिल्डिंग की जो लाइफ है वो अच्छी रहेगी। बाकी आप ड्राइंग थोड़ा और इंटरेस्ट लेके ड्राइंग में भी देख लीजिए कि भाई सरिया और या कहीं कुछ कंजूसी तो नहीं किया, कहीं इधर पैसे बचाने के प्रयास तो नहीं किए। तो ये अगर आप बेसिक चीज़ें इंश्योर कर लेंगे तो आप मान के चलिए कि आपके जो सिविल का जो काम है उसमें कभी कोई शिकायत नहीं आएगी। हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि भाई कौन सा हमें पूरी जिंदगी यहाँ काटनी है, लेकिन हो सकता है कई बार आपको ही उसी आवास में रहने को मिल जाए। और अगर आवास खराब बना है तो आप मान के चलिए कि वो आवास जरूरी नहीं 5 साल में खराब, वो आवास 1 साल में भी खराब हो सकता है। यहाँ में ही देखा हूँ पुलिस लाइन में कई ऐसे आवास बने, हमारे सीओ साहब के उन्होंने बताया कि उनकी छत टपकती है, उनके प्लास्टर तो पड़ जाते हैं और हार्डली उसको 4-5 साल बने हुए है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी खुद की ओवरसाइट है कि हम देखते नहीं हैं गुणवत्ता, और जो बना के दे देता है ऊपर से बढ़िया वो पुट्टी मार के और पेंट मार के चमका के दिखा देगा, हमको लगेगा हाँ बढ़िया बना है, अंदर एकदम थर्ड क्वालिटी का वो सब खोखला है। तो हमें इंश्योर करना है कि सिविल के काम में थोड़ा सा जो हमने आज की सिखलाई, अगर इस सिखलाई का आप 10% भी अगर यूज कर लेंगे तो ये पूरी जो कार्यशाला हमने ऑर्गेनाइज की है ये सक्सेसफुल हो जाएगी। और मैं उम्मीद करूंगा जब आप वापस जाएंगे आपके थाने पे जो भी बैरक्स, हर थाने पे मेरे ख्याल से बैरक्स बन रहे हैं, विवेचना कक्ष बन रहे हैं, कई थानों पे अभी प्रस्तावित हमारे टावर्स भी आ रहे हैं G+12 के, उसके अलावा नए फायर स्टेशन बन रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एटलीस्ट दिन में एक बार, जो भी अगर SHO नहीं जा पा रहे हैं तो सेकंड अफसर, नहीं तो वहाँ पे जो भी हर थाने से एक हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल नामित हो जाए कि ये इस व्यक्ति का काम है कि इस बिल्डिंग की गुणवत्ता को डेली सुबह शाम 2 बार जाके चेक करे कि इस पे बढ़िया से सब सामान लग रहा है कि नहीं लग रहा है। क्यूरिंग भी बहुत जरूरी है। क्यूरिंग का मतलब है कि तराई। कभी भी आप सिविल का बहुत अच्छा काम कर दीजिए, अगर अच्छे से आपने तराई नहीं की है तो वो आपको वहाँ पे उसमें फिर हेयर लाइन क्रैक्स और वो फटना उठना सब दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ करना नहीं है, बस ठेकेदार को बोलना है कि भैया इसमें बोरे डालो, पानी डालो, क्यूरिंग करो, या फिर उसमें वो बना दो, मट्टी से घेर दो और पानी डाल दो, छोड़ दो। 10 दिन 15 दिन जो भी उसका समय होता है बढ़िया से उसकी तराई हो जाएगी, बढ़िया से पानी सूख लेगा तो उसमें क्रैक नहीं आएगा। क्योंकि नई नई बिल्डिंग में कभी भी आप लोग भी अपने घर पे बनवाए होंगे, देखे होंगे कि बहुत बढ़िया मसाला आके बना दिया और उसकी क्यूरिंग नहीं की तो फिर 2-4 दिन के अंदर ही फटना स्टार्ट हो गया। तो ये बेसिक चीज़ें सिखलाई है, इंटरेस्ट एक बार आप लोगे डे टू डे सीखते जाओगे। मैंने भी कोई सिविल इंजीनियरिंग नहीं किया है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने चीज़ें थोड़ी सीखी हैं और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ साझा करूँ। और होपफुली जो हमने बताया है, हमने और एक्सेल साहब ने, आप लोगों ने उसको ग्रास्प किया होगा, कुछ ना कुछ आप लोग यहाँ से सीख के जा रहे हैं। मैं हमारे एक्सेल साहब का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। एक्सेल साहब ने अपना बहुमूल्य समय इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारे साथ आए और अपना समय दिया और आप लोग को अपने ज्ञान से अनुग्रहित किया। धन्यवाद एक्सेल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ऐसा अवसर दिया कि कुछ बातें हमें शेयर कर सकूँ।
वैसे तो आप खुद ही सर सक्षम हैं कि आपके जो एक्सप्रेशन थे, जो व्यूज थे, जो टेक्निकल टर्म्स आपने संबोधित किए हैं, मुझे नहीं लगता इतनी जानकारी किसी को मैंने देखा है आज तक। तो आप खुद ही सक्षम है सर करने के लिए। यदि आप लोग को किसी भी तरह से कहीं भी समस्या, किसी भी तरह का डाउट्स आएगा तो आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। मैं तुरंत अपने जी को बोल दूंगा, जो बातें आप नहीं भी समझ पाएंगे वो समझा देगा। और आपका यदि आपके ऐसे थोड़े थोड़े प्रयास से गुणवत्ता सुधारने लगे तो हम लोग बहुत सराहना करनी चाहिए कि हम आगे चल करके एक बहुत ही अच्छा आयाम स्थापित करेंगे। कप्तान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस लायक समझा, मुझे यहाँ बुलाया और आपको कुछ बताने